वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आप लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हमारी टीम के द्वारा अब आपके लिए एक और वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, जो है एलटी टेट 2022। तो जो एचपी एलटी टेट 2022 है, इसी को मद्देनज़र रखकर हमने एक सीरीज़ को कंटिन्यू किया है। इसमें आपको एलटी टेट की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है ना। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, यहाँ पर आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको नंबर बता दूं, 8219312129। फिर से बता देता हूं, 8219312129। वीडियो के अंत में भी आपको नंबर उपलब्ध हो जाएगा। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप उसके साथ ज्वाइन नहीं हुए तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसमें भाषाओं को संकलित किया गया है और टोटल भाषाएं हैं 22। तो जो नई भाषाएं संकलित की गई हैं उन्हें देख लेते हैं। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, ये 4 नई भाषाएं हैं जिन्हें 8वीं अनुसूची में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है 2, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो जो भारतीय भाषाएं हैं, इन्हें 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 3, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है। तो जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषाई समूह है, तो ये हो जाएगा इंडो आर्यन। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ये आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 5, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की बोलियों को प्रयोग में लाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है किरात, ठीक है। और जो किरात है, इनका निवास स्थान हिमालय में माना जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 6, जो जिन शासन भाषियों सो मई कहयु सारू, जो पालई सही भाव करी सो तरी पावई पारू। तो जो ये दोहा है, इसके रचनाकार का नाम हमें बताना है। तो रचनाकार हो जाएंगे देवसेन। यहाँ पर देखिए आपको कितने प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये हो जाएगा कि जो ये पंक्ति है, जो जिन शासन भाषियों, ये किसकी पंक्ति होगी, देवसेन जी की पंक्ति होगी। और ये भी पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार या किस विधा या कौन सा इसका जो लिखने का छंद है, ये कौन सा होगा। तो ये दोहा होगा। इसके पश्चात ये प्रश्न बनता है कि जो देवसेन है, इनकी रचना का नाम बताइए। तो इनकी रचना का नाम श्रावकाचार हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य, और ये देवसेन की ही रचना मानी जाती है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे है 7, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है। प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। तो ये निषाद कहा जाता है। इन्हें निषाद वो होते हैं जो चीनी तिब्बती भाषा समूह की बोलियों को प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है, उसे क्या कहा जाता है। तो जो अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप बना है, इसे डिंगल कहा जाता है। तो कई बार ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जो डिंगल भाषा है, इसमें किस किस भाषा का योग है। तो एक तो हो जाएगी अपभ्रंश और दूसरी होगी राजस्थानी। यहाँ पर राजस्थानी लिखा है, इसका सुधार कीजिएगा, ये हो जाएगा राजस्थानी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक नार पिया को भानी तनबाकू सगरा ज्यों पानी। तो जो ये पंक्ति है, किसकी पंक्ति हो जाएगी। तो ये पंक्ति हो जाएगी अमीर खुसरो की, ठीक है। अगर पूछा जाए ये इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो अमीर खुसरो थे, ये हिंदी भाषा का तब प्रयोग करते थे, साथ में ब्रज फारसी इत्यादि का भी इन्हें विद्वान माना जाता था। और जो ये पंक्ति है, ये पहेली और मुकरियों के अंतर्गत आती है। इसका भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 10, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्य भाषा क्या है। तो देखिए अभी हम इसकी बात कर रहे थे, तो इसकी भाषा हो जाएगी खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में मुकरियों, पहेलियों
और 2 सुखनों की रचना की है। इसी के साथ कहीं कहीं पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1253 के आसपास माना जाता है और इनका जन्म हुआ था एटा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11। इसमें पूछा गया है देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो जो देवनागरी लिपि है इसे राष्ट्र लिपि के तौर पर 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्र लिपि के तौर पर स्वीकार किया गया या राष्ट्रभाषा के तौर पर इसे स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है 12। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। तो जो रानी केतकी की भाषा को कहा जाता है खड़ी बोली। तो कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो रानी केतकी की कहानी है इसके रचनाकार कौन होंगे। तो ये इंशा अल्लाह खां होंगे। इन्होंने सिर्फ खड़ी बोली को ही अपनी कहानी की भाषा के तौर पर चुना था। तो कई बार परीक्षा में आपसे ये प्रश्न भी बन सकता है कि जो रानी केतकी की कहानी है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो दूसरा नाम होगा उदयभान चरित माना जाता है इसका दूसरा नाम। इसका आपने ध्यान रखना है, अक्सर परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न था 13, इसमें पूछा गया था क्या प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया। तो इसे चारणों के द्वारा नाम दिया गया था पिंगल भाषा। ठीक है, जब राजस्थानी और अपभ्रंश का मेल हुआ तो निकली डिंगल भाषा या डिंगल छंद। तो जब ब्रज या अपभ्रंश भाषा का मेल हुआ तो निकला पिंगल भाषा छंद या भाषा। इसका ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न सीधे सीधे पूछा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 14। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही विकल्प है। तो जो पंच परमेश्वर है ये प्रेमचंद जी की एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है। अगर अभी तक आपने इसे नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़िए। इसी के साथ जो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद है इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट इन्हें कहा जाता है। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर 15। बांगड़ू बोली का किस बोली से निकट संबंध माना। फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बांगड़ू बोली का किस बोली से निकट संबंध है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा खड़ी बोली के साथ बांगड़ू बोली का निकट संबंध माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। यहाँ पर आपको बता दूँ आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ये जो हमने पहल स्टार्ट की है LT टेट की, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा आपका रिस्पांस हमें अच्छा लगेगा या जितना ज़्यादा आप हमारे साथ सहयोग बरतोगे उतना ज़्यादा हम वीडियो को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका सहयोग से हमें पता चलता है कि आपको इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है। अगर उतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहेगा तो हम समझेंगे कि आपको इस वीडियो की इतनी आवश्यकता नहीं है या इस सीरीज़ की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ये सभी आपके रिस्पांस पर निर्भर करता है। तो चलिए खैर अब वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।